हेलो दोस्तों, यूनिवर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस चैनल के माध्यम से 10वीं कक्षा का पहला चैप्टर जय प्रक्रम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग श्वसन के बारे में पढ़ रहे थे। श्वसन जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे, तो श्वसन के बारे में पढ़ रहे थे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, श्वसन के बारे में क्या पढ़ रहे थे, तो श्वसन 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 हम लोग देखे थे यह कितने प्रकार का होता था। तो श्वसन 2 प्रकार का होता था। श्वसन क्या होता था, तो 2 प्रकार का होता था। पहला क्या था, तो एक तो था अनॉक्सी श्वसन, अनॉक्सी श्वसन, और एक क्या था, तो ऑक्सी श्वसन। क्या था, तो ऑक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं, तो अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं, तो अवायवीय श्वसन। और इसे क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं, तो वायवीय श्वसन। इसे क्या कहते हैं, तो वायवीय श्वसन। हम लोग अनॉक्सी श्वसन के बारे में पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोग ऑक्सी श्वसन के बारे में हम लोग को पढ़ना था। इससे पहले हम अनॉक्सी श्वसन के बारे में कुछ आपको बता देते हैं। अनॉक्सी श्वसन के बारे में अगर हम बात करें, तो यह जैसा कि नाम से ही बोध हो रहा है, अनॉक्सी श्वसन में किसकी जरूरत नहीं पड़ती है, तो ऑक्सीजन माने O2 माने ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। और यह अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो अनॉक्सी श्वसन जीव द्रव्य में होता है। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो यह जीव द्रव्य। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो जीव द्रव्य में होता है। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो जीव द्रव्य में होता है। अनॉक्सी श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, तो ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होता है। कहने का मतलब है कि ग्लूकोज माने बहुत कम मात्रा में ही टूटता है। क्या होता है, तो ग्लूकोज का आंशिक निम्नीकरण होता है। ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होता है। क्या होता है, तो आंशिक निम्नीकरण होता है। निम्नीकरण माने होता है कि माने पूरी तरह से नहीं टूटना। आंशिक निम्नीकरण होता है। और जब ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटेगा, जब ग्लूकोज होता है जो पूरी तरह से नहीं टूटेगा, पूरी तरह से नहीं टूटेगा, तो क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा भी हमें कम मात्रा में प्राप्त होगा। माने क्या होता है, तो ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होता है। माने उत्पन्न होता है या फिर प्राप्त होता है, तो हम लोग अनॉक्सी श्वसन पढ़ रहे हैं। अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता है, माने ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और यह कहाँ होता है, तो जीव द्रव्य में होता है। जैसे कि हम आपको जीव द्रव्य के बारे में बताएं, तो जैसे कि मान लीजिए कि यह कोशिका है। क्या है, तो
कोशिका है, कोशिका है, और कोशिका के अंदर क्या होता है, तो केंद्रक होता है। कोशिका के अंदर क्या होता है, और जहाँ तहाँ जहाँ ये जो द्रव पदार्थ भरे होते हैं इसको क्या कहते हैं, तो कोशिका द्रव या जीव द्रव कहते हैं। और इसी में क्या होता है, और इसी में क्या होता है, तो अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, तो इसी में होता है, क्या होता है, तो अनॉक्सी श्वसन क्या होता है, तो अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो जीव द्रव में होता है। इसे क्या कहते हैं, इस द्रव को क्या कहते हैं, अनॉक्सी, पहले लिख देते हैं अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी श्वसन होता है और इसे क्या कहते हैं, तो जीव द्रव्य। इसको क्या कहते हैं, तो जीव द्रव कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो जीव द्रव कहते हैं। ग्लूकोज का केवल, इसमें क्या कहता है, तो अनॉक्सी श्वसन में कहता है कि ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होता है, माने ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटता है। और जब पूरी तरह से नहीं टूटेगा तो क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा बहुत हमें कम मात्रा में प्राप्त होगा। ऊर्जा क्या होता है, तो हमें कम मात्रा में प्राप्त होता है। और इसी में अनॉक्सी श्वसन में, अनॉक्सी श्वसन में ही, अनॉक्सी श्वसन की हम बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें 4 ATP का निर्माण होता है। कितना ATP का निर्माण होता है, तो 4 ATP का निर्माण होता है। निर्माण होता है। कितने ATP का निर्माण होता है, तो 4 ATP का निर्माण होता है, जिसको हम लोग 2+2 ATP लिखते हैं। ATP की तरह लिखते हैं। और यह 2 ATP का जो ग्लूकोज होता है, यह 2 ATP का जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज 2 ATP का जो ग्लूकोज होता है वह है कौन प्रक्रिया द्वारा, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया। किस प्रक्रिया द्वारा, तो ग्लाइकोलाइसिस। सॉरी, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, तो ग्लूकोज जो होता है क्या बनता है, तो पायरुविक अम्ल में टूट जाता है। किस में टूट जाता है, तो पायरुविक अम्ल में टूटता है। पायरुविक अम्ल में टूटता है। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है, ग्लाइकोलाइसिस का अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है तोड़ना। क्या होता है, तो तोड़ना। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब क्या होता है, तोड़ना। और ग्लूकोज को किस में तोड़ देता है, तो पायरुविक अम्ल में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है, तो पायरुविक अम्ल में तोड़ देता है। ग्लूकोज को किस में तोड़ता है, तो पायरुविक अम्ल में तोड़ देता है। और 2 ATP जो होता है, यह 2 ATP वो क्या होता है, तो बच जाता है। क्या होता है, तो यह बच जाता है। तो इस तरह से अनॉक्सी श्वसन होता है पूरा। इस तरह से अनॉक्सी श्वसन पूरा हो जाता है। क्या होता है, तो अनॉक्सी श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता क्या होती है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। और यह कहाँ होता है, तो जीव द्रव में होता है। जैसे कि आपको बताया कि यह कोशिका है, मान लिया जाए कि कोशिका है और यह केंद्रक है। यह जो लिक्विड पदार्थ आपको दिख रहा है, ये लिक्विड पदार्थ आपको दिख रहा है, यह क्या है, और जीव द्रव है। और जीव द्रव में ही क्या होता है, तो जीव द्रव में ही क्या होता है, तो अनॉक्सी श्वसन। जीव द्रव में ही क्या होता है, तो अनॉक्सी श्वसन होता है। जीव द्रव में अनॉक्सी श्वसन होता है। और इसमें ग्लूकोज का केवल आंशिक निम्नीकरण होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज का आंशिक निम्नीकरण होता है। कहने का मतलब है कि ग्लूकोज पूरी तरह से नहीं टूटता है। पूरी तरह से नहीं टूटता है तो क्या होगा, तो ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होगा। क्या होगा, तो ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होगा। ऊर्जा बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होगा। और अनॉक्सी श्वसन में कितने ATP का निर्माण होता है, तो 4। कितने ATP का निर्माण होता है, तो 4 ATP का निर्माण होता है। इसको हम लोग 2+2 ATP लिखते हैं।
इसलिए लिखते हैं कि जो 2 ATP होता है, 2 ATP होता है, 2 ATP का ग्लूकोज जो होता है वह ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा, किस प्रक्रिया द्वारा, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल में टूटता है। तो आपसे पूछेगा कि अनॉक्सिस श्वसन के दौरान ग्लूकोज किस प्रक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल में टूटता है, तो आपको क्या बताना है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा। आपको क्या बताना है, तो ग्लाइकोलाइसिस किस प्रक्रिया द्वारा टूटता है, तो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा यह पायरुविक अम्ल में टूटता है। अब हम लोग, आप ध्यान में रखिएगा, आप पायरुविक अम्ल और यह 2 ATP जो बचा हुआ है। अब हम लोग अनॉक्सिस श्वसन पढ़ लिए हैं। अब हम लोग ऑक्सी श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लेते हैं, ऑक्सी श्वसन। क्या लगाते हैं, तो ऑक्सी श्वसन जिसे क्या कहते हैं, इसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं। ऑक्सी श्वसन को क्या कहते हैं, तो इसे वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन, जैसे कि आपको नाम से ही बोध हो रहा है, ऑक्सी श्वसन, इसमें क्या होता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी माने ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, माने O2 माने ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। और यह कहाँ होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। यह कहाँ होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाता है, तो हम जैसे कि बताए थे आपको कि यह कोशिका है। क्या है, तो कोशिका है। और कोशिका में बीच में क्या होता है, तो केंद्रक होता है। बीच में क्या होता है, तो केंद्रक होता है। और क्या होते हैं, तो यह जीव द्रव या फिर कोशिका द्रव होते हैं। इसको क्या कहते हैं, जीव द्रव या कोशिका द्रव कहते हैं। यह क्या हो गया, तो कोशिका हो गया। इसको क्या कहते हैं, तो जीव द्रव कहते हैं या फिर कोशिका द्रव कहते हैं। और इसी में क्या पाए जाते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और इसी में माइटोकॉन्ड्रिया में ही माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्या होता है, तो ऑक्सी श्वसन होता है। तो ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सी श्वसन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ता है, इसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होता है। और अनॉक्सी श्वसन में क्या होता था, तो उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होता था। और अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता था, तो जीव द्रव में होता था। अनॉक्सी श्वसन कहाँ होता था, तो जीव द्रव में होता था। अब हम बात करें कि यह जो पायरुविक अम्ल है वह कहाँ आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। कहाँ आता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम के प्रभाव से माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ आता है, तो यह पायरुविक अम्ल हम यहाँ लिखते हैं, पायरुविक अम्ल यह कहाँ आता है, यह कहाँ जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया। यह माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में
एंजाइम के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? एंजाइम के प्रभाव से माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम के प्रभाव से एंजाइमों के एंजाइमों के प्रभाव से क्या होता है? तो यह जो पायरुविक अम्ल है वह सरलीकरण होना शुरू हो जाता है, माने टूटना शुरू हो जाता है। एंजाइमों के प्रभाव से क्या होता है? तो पायरुविक अम्ल सरलीकरण होता है। पायरुविक अम्ल का सरलीकरण होता है। और इस जो प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं? उस प्रक्रिया को क्रेब्स चक्र कहते हैं। सरलीकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्रेब्स चक्र कहते हैं। तो कैसे हुआ, किस तरह से हुआ कि जैसे कि पायरुविक अम्ल था, पायरुविक अम्ल कहाँ हुआ? तो अनऑक्सीय श्वसन के दौरान उत्पन्न हुआ था। और यह पायरुविक अम्ल कहाँ गया? तो माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीय श्वसन के दौरान यह माइटोकॉन्ड्रिया में गया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद पायरुविक अम्ल एंजाइम के प्रभाव से, किसके प्रभाव से? तो एंजाइम के प्रभाव से क्या होता है? तो पायरुविक अम्ल का सरलीकरण हो जाता है। क्या होता है? तो पायरुविक अम्ल का सरलीकरण होता है। और जो प्रक्रिया है सरलीकरण का, उससे क्या कहते हैं? तो क्रेब्स चक्र। उसे क्या कहते हैं? तो क्रेब्स चक्र कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्रेब्स चक्र प्रक्रिया कहते हैं। और इसके दौरान मैंने क्रेब्स चक्र प्रक्रिया के दौरान ही इस प्रक्रिया के दौरान इस प्रक्रिया के दौरान हमें 36 एटीपी का प्राप्ति होता है। 36 एटीपी का प्राप्ति होता है। क्या होता है? तो 36 एटीपी का प्राप्ति होता है। लेकिन आप जानते होंगे कि 36 एटीपी से हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, बल्कि हमें 38 एटीपी, कितने एटीपी से प्राप्त होता है? तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति, यहाँ लिख देते हैं, ऊर्जा की प्राप्ति कितने एटीपी से होता है? तो 38 एटीपी से होता है। 38 एटीपी से होता है। तो यह 36 एटीपी तो अभी निर्माण कितना हुआ है? तो निर्माण अभी 36 एटीपी का हुआ है। 36 एटीपी का हुआ है। तो बताइए कि 2 एटीपी कहाँ से आएगा? तो हमने आपको बताया था कि जो 2 एटीपी बच गया है, यहाँ पर जो दो एटीपी बच गया था, और 2 एटीपी का ग्लूकोज था, वह ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया द्वारा पायरुविक अम्ल टूट गया था। और यह पायरुविक अम्ल कहाँ गया था? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में गया। और माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर क्रेब्स चक्र के दौरान 36 एटीपी का निर्माण करते हैं। लेकिन हमें ऊर्जा की प्राप्ति 38 एटीपी से होता है। तो हम यह बचा हुआ जो 2 एटीपी होता है इसमें जोड़ देते हैं, प्लस 2 एटीपी जोड़ देते हैं। तो हमें कितना प्राप्त होता है? तो 38 एटीपी के प्राप्ति होता है, जिससे हमें ऊर्जा की प्राप्ति होता है, जिससे हमें 38 एटीपी से ऊर्जा की प्राप्ति होता है। इस तरह से ऑक्सीय श्वसन पूरा हो गया। कहे कि हम ऊर्जा की प्राप्ति कर लिए और ऑक्सीय श्वसन का हो गया, तो पूरा हो गया। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ऑक्सीय श्वसन के बारे में। तो ऑक्सीय श्वसन में क्या था? तो ऑक्सीय श्वसन कहाँ होता था? तो ऑक्सीय श्वसन जिसे हम क्या कहते हैं? तो वायवीय श्वसन कहते हैं।
ऑक्सीजन श्वसन को क्या कहते हैं, तो वायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होता है और यह कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ऑक्सीजन श्वसन कहाँ होते हैं, तो कहाँ बताना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऑक्सीजन श्वसन कहाँ होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। और जो पायरुविक अम्ल होते हैं, जो ग्लूकोज के ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के दौरान जो पायरुविक अम्ल बनते हैं, वह पायरुविक अम्ल कहाँ आते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में आते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम के प्रभाव से, एंजाइम कहने का मतलब एंजाइम क्या होता है, तो एक तरह से प्रोटीन है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। क्या करता है, तो भोजन को पचाने में मदद करता है। वह जो पायरुविक अम्ल है, पायरुविक अम्ल को सरलीकरण कर देता है। और सरलीकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्रेब्स चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, ध्यान रखना है कि क्रेब्स पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि बताइए कि क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ होता है, तो आपको कहाँ बताना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ बताना है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इस प्रक्रिया के दौरान कितने एटीपी का निर्माण होता है, तो इस प्रक्रिया के दौरान 36 एटीपी के निर्माण होता है। और 36 एटीपी से तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। जो 2 एटीपी बच गया था, जहाँ पर जो 2 एटीपी बचा हुआ है, वह कहाँ आके जुड़ जाता है, तो यहाँ के जुड़ जाता है और 38 एटीपी की प्राप्ति होती है, जिससे हमें की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तो बताइए कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो आपको कमेंट करके बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। चलिए तो अब हम लोग आगे देखते हैं श्वसन मानव में श्वसन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मानव में श्वसन। मानव मनुष्य माने मनुष्य में श्वसन। श्वसन क्या पढ़ने वाले हैं, तो मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन। मनुष्य में श्वसन की बात करें, जैसे कि मनुष्य में श्वसन, पहले तो जानिए कि हम लोग श्वसन क्यों करते हैं। हम लोग श्वसन क्यों करते हैं, लिखते हैं कि हम लोग श्वसन, बताना है आपको कि हम लोग श्वसन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। हम लोग श्वसन क्यों करते हैं, तो आप बताइएगा कि हमें वो लोग श्वसन ऊर्जा प्लस उष्मा की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, तो श्वसन करते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से मिलता है, तो हमारे शरीर में ना कि ऊर्जा पोषण से मिलता है, बल्कि हमारे शरीर में ऊर्जा किससे मिलता है, तो श्वसन से ऊर्जा मिलता है। अगर आप भोजन करिएगा और अगर आप श्वसन नहीं करिएगा तो हमें ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होता है। और यह श्वसन, हम बात करें कि यह श्वसन कैसी प्रक्रिया है, यह श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो यह ऊष्माक्षेपी कैसी प्रक्रिया है, तो वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। कैसे प्रक्रिया है, श्वसन कैसी प्रक्रिया है, तो यह ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। श्वसन के अगर हम बात करें कि हम लोग श्वसन कहाँ से करते हैं, हम लोग श्वसन कहाँ से करते हैं, श्वसन कहाँ से करते हैं, कहाँ से करते हैं, तो बहुत सारे बताएंगे कि हम लोग श्वसन कहाँ से करते हैं, तो नाक से करते हैं या फिर मुंह से करते हैं। क्या करते हैं, तो नाक से करते हैं, मुंह से करते हैं, जो कि क्या हो जाएगा, ये जो कि यह पूरी तरह से गलत है। हम लोग नाक और मुंह से श्वसन नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग श्वसन किससे करते हैं, तो फेफड़े से श्वसन करते हैं। नाक और मुंह होता है जो एक माध्यम होता है हम लोग को श्वसन को ले जाने में और लाने में, बल्कि हम लोग श्वसन कहाँ से करते हैं, तो श्वसन हम लोग फेफड़ा से करते हैं।
इसी तरह से अनेक जंतुओं में अलग अलग तरह से श्वसन होते हैं। जैसे कि हम लोग फेफड़ा से श्वसन करते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं वह ट्रैकिया से श्वसन करते हैं, और भी बहुत सारे प्राणी हैं जो अलग अलग तरह से, जैसे कि मछली हो जाएगा, मछली गलफड़ा से श्वसन करते हैं। मेढक के बारे में हम बात करें तो मेढक 3 तरह से श्वसन करते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं कि जंतुओं में श्वसन हेडिंग लगाते हैं। हेडिंग क्या लगाते हैं? तो जंतुओं में श्वसन, जंतुओं में श्वसन, या फिर हम लिखते हैं गैसों का विनिमय। जंतुओं में जंतुओं में गैसों का विनिमय। विनिमय का मतलब क्या होता है? तो आदान प्रदान, माने गैस को किस अंग से ले रहे हैं और किस अंग से छोड़ रहे हैं। जंतुओं में गैसों का विनिमय। तो हम लोग जंतुओं में गैसों के विनिमय की हम बात करें तो यह दूसरा से होता है। जैसे कि 2 तरह के प्राणी होते हैं, जो होते हैं एक जो एक कोशिकीय जीव होते हैं। क्या होते हैं? तो एक कोशिकीय जीव होते हैं, और एक होते हैं जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। बहुकोशीय जीव होते हैं। एक क्या होते हैं? जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, और एक क्या होते हैं? जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। हम बात करें एक कोशिकीय जीव के बारे में, तो एक कोशिकीय जीव कहने का मतलब होता है जो सिंगल कोशिका से मिलकर बने होते हैं, वह सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, वह क्या कहलाते हैं? तो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। और यहाँ होता है बहुकोशिकीय में, यह बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? तो बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और यहाँ क्या होते हैं? एक कोशिकीय में, तो एक कोशिकीय में सिंगल कोशिका, माने एक ही कोशिका से बने होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ के कौन कौन से जीव आते हैं, तो जैसे कि अमीबा हो जाएगा। अमीबा के बारे में आपको डिटेल रूप से पढ़ाया गया है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अमीबा के पोषण के बारे में बहुत अच्छे से आपको बताया गया है। अमीबा हो गया, एक कोशिकीय जीव में अमीबा हो गया, और क्या हो जाएगा? तो प्लाज्मोडियम हो जाएगा। प्लाज्मोडियम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? तो यूग्लिना भी इसी में आ जाएगा। यूग्लिना भी इसी में आ जाएगा। और हम बात करें तो पैरामीशियम भी इसी में आ जाएगा। पैरामीशियम सब क्या हो जाएंगे? तो यह सब क्या है? तो एक कोशिकीय जीव हैं। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है, 4 वो ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन से एक कोशिकीय जीव हैं, जो 3 उनमें गलत दिया हुआ रहेगा और एक सही दिया हुआ रहेगा। जैसे कि 3 में अलग अलग दिया हुआ रहेगा और एक में दिया हुआ रहेगा अमीबा, तो आपको क्या मानना है? अमीबा। अगर प्लाज्मोडियम रहेगा तो प्लाज्मोडियम मानना है, यूग्लिना है तो यूग्लिना मानना है, पैरामीशियम है तो पैरामीशियम मानना है। तो एक कोशिकीय जीव कौन कौन से हैं? तो अमीबा हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लिना हो गया, फिर पैरामीशियम हो गया। इसमें गैसों के विनिमय के लिए कोई अंग नहीं होते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव में गैसों के लिए माने आदान प्रदान, माने श्वास लेने के लिए कोई भी अंग विकसित नहीं होते हैं। कहता है कि गैसीय विनिमय के लिए गैसीय विनिमय के लिए अंग नहीं होते हैं। क्या होते हैं? तो अंग नहीं होते हैं। गैसों के माने लेने के, जैसे कि हम लोग अंग है, हमारा फेफड़ा अंग है जो गैसों को लेने और छोड़ने में मदद करता है। उसी तरह से
अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना या फिर प्लाज्मोडियम में गैसों के विनिमय के लिए, माने गैसों के आदान प्रदान के लिए कोई भी अंग नहीं निर्धारित नहीं होते हैं, बल्कि यह परासरण विधि द्वारा, बल्कि यह किस विधि द्वारा, तो यह परासरण विधि द्वारा, परासरण विधि द्वारा श्वसन करते हैं, परासरण विधि द्वारा श्वसन करते हैं, परासरण विधि द्वारा श्वसन करते हैं, परासरण विधि द्वारा श्वसन करते हैं। वही हम बात करें बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, तो बहुकोशिकीय जीवों के बारे में, जैसे कि बहुकोशिकीय जीवों में क्या क्या आ जाएगा, तो बहुकोशिकीय जीवों में आ जाएगा जैसे कि मनुष्य हो गया, मनुष्य, हम लोग मनुष्य के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, मनुष्य हो गया, या फिर हो गया मछली हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो पशु पक्षी हो जाएगा, पशु पक्षी हो जाएगा, फिर कीड़े मकोड़े हो जाएगा, कीड़े मकोड़े हो जाएगा, कीड़े मकोड़े हो जाएगा, पेड़ पौधे हो जाएंगे, पेड़ पौधे हो जाएंगे, और ये सब क्या हो जाएगा, तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। या क्या होते हैं, तो बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इसमें बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए अंग पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, तो गैसों के आदान प्रदान के लिए गैसों के आदान प्रदान के लिए, गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या होते हैं, तो अंग पाए जाते हैं, अंग पाए जाते हैं। क्या होते हैं, तो इसमें गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या पाए जाते हैं, तो अंग पाए जाते हैं। जैसे कि हम बात करें स्तनधारी के, जैसे कि एग्जाम्पल में हम बात करते हैं स्तनधारी के, क्या होता है, स्तनधारी पहले तो समझिए कि स्तनधारी किसे कहते हैं। तो स्तनधारी कहने का मतलब है कि जो अंडा नहीं देते हैं, बल्कि वह सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, सीधे क्या कहते हैं, बच्चे को जन्म देते हैं, और जो दूध पिलाते हैं वह क्या आते हैं, तो स्तनधारी वर्ग में आते हैं। कहाँ आते हैं, तो स्तनधारी वर्ग में आते हैं। और स्तनधारी किसे श्वसन करता है, तो स्तनधारी फेफड़ा, स्तनधारी किसे श्वसन करता है, तो फेफड़ा श्वसन करता है। जैसे कि हम लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य किसे जन्म देता है, तो यह सीधे बच्चे को जन्म देता है। अंडे का तो जन्म नहीं देता है, सीधे क्या देता है, तो बच्चे को जन्म देता है। और बच्चे को दूध पिलाया जाता है, मैंने माँ के द्वारा बच्चों को दूध पिलाया जाता है। इस तरह से हम लोग क्या आ जाएंगे, तो स्तनधारी में आ जाएंगे। और स्तनधारी किसे श्वसन करते हैं, तो फेफड़े से। अगर हम बात करें कीड़े मकोड़े के, तो यह किससे श्वसन करते हैं, तो श्वास नली। किसे श्वसन करते हैं, तो श्वास नली। किसे श्वसन करते हैं, तो श्वास नली से श्वसन करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, तो गलफड़ा, जिसे श्वास नली, जिसे क्या कहते हैं, ट्रैकिया। जिसे क्या कहते हैं, तो ट्रैकिया, जिसे क्या कहते हैं, तो ट्रैकिया से श्वसन करते हैं। अगर हम बात करें जलीय जीव के, जैसे कि 3 में क्या हो जाएगा, तो जलीय जीव में क्या हो जाएगा, तो मछली। जैसे क्या हो जाएगा, तो मछली हो जाएगा। मछली इससे किससे श्वसन करते हैं, तो यह पानी में घुलनशील जो होते हैं ऑक्सीजन, वह गलफड़ों के माध्यम से लेते हैं। क्या करते हैं, तो यह गलफड़े या फिर गिल्स, इसी को क्या कहते हैं, तो कलोम द्वारा श्वसन करते हैं। तो जलीय जीव किसे श्वसन करते हैं, तो गलफड़े, गिल्स या फिर कलोम द्वारा श्वसन करते हैं। हम बात करें मेढक के बारे में, किसके बारे में बात करें, तो मेढक के बारे में, तो मेढक यह 3 तरह से श्वसन करता है। कितने तरह से श्वसन करता है, तो 3 तरह से श्वसन करता है। जब यह टेडपोल अवस्था में रहता है,
टेडपोल अवस्था में, जैसे कि टेडपोल अवस्था में आप लोग देखे होंगे कि अगर बच्चे में हम लोग जैसे कि मछली पकड़ते हैं तो मछली के जगह पर हम लोग मेढक पकड़ लेते हैं, क्योंकि वह जब बच्चा होता है, मेढक जब छोटा छोटा होता है तो वह मछली की तरह ही होता है। कैसा होता है? तो मछली की तरह होता है। और मछली की अवस्था को उसको क्या कहते हैं? तो टेडपोल कहते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं? और टेडपोल कहते हैं। और टेडपोल के समय वह किससे श्वसन लेगा? तो गिल्स से। किससे श्वसन लेगा? तो माने गलफड़े। गलफड़े किससे श्वसन करेगा? तो गलफड़े से श्वसन करेगा। लेकिन वह जब युवावस्था में होता है, माने जवानी अवस्था में होता है, युवावस्था, युवा, इसको क्या कहते हैं? और क्या कहते हैं? जवानी। जब जवानी में रहता है, जवानी में रहता है तो वह किससे श्वसन करता है? तो वह फेफड़े से श्वसन करता है। किससे श्वसन करता है? तो फेफड़ा। फेफड़ा से श्वसन करता है। फेफड़ा से श्वसन करता है। लेकिन जब मेढक निष्क्रिय, जैसे कि निष्क्रिय कहने का मतलब है कि वह मिट्टी के नीचे चला जाता है, जब निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय, 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 निष्क्रिय अवस्था में, निष्क्रिय अवस्था में वह किससे श्वसन लेता है? तो वह त्वचा से श्वसन करता है। किससे श्वसन करता है? त्वचा से। त्वचा, त्वचा से श्वसन करता है। निष्क्रिय का मतलब होना मेढक को मिट्टी के अंदर चला जाना, माने क्या होता है? तो मेढक जब मिट्टी के अंदर चला जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है, उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। तो मेढक कितने तरह से श्वसन करते हैं? तो हम मेढक हमने देखा कि 3 तरह से श्वसन करते हैं। जब वह टेडपोल अवस्था, जैसे कि आप छोटा छोटा में मेढक कैसा होता है? मछली के समान होता है, मछली की तरह ही होता है। हम लोग मछली की जगह मेढक पकड़ लेते थे। तो टेडपोल अवस्था में किसी गलफड़े से सांस लेते हैं। और युवा माने जवानी अवस्था में किससे सांस लेते हैं? तो वह फेफड़ा से सांस लेते हैं। और निष्क्रिय, निष्क्रिय जब मैंने मिट्टी के अंदर होते हैं तो वह किससे सांस लेते हैं? तो त्वचा से सांस लेते हैं। किससे सांस लेते हैं? तो त्वचा से सांस लेते हैं। तो हम लोग देख लिए कि कौन से प्राणी किस तरह से श्वसन करते हैं। जंतुओं में गैसों का विनिमय, जैसे कि एक कोशिकीय में कैसे होता है, बहुकोशिकीय में कैसे होता है, हम लोग इसको बढ़िया से देख चुके हैं। स्तनधारी किससे लेते हैं? तो एक बार फिर से दिखाते हैं। स्तनधारी किससे लेते हैं? तो फेफड़े से लेते हैं। कीट किससे होता है? श्वास नली या फिर आपको ट्रैकिया देखने को मिल सकता है। जलीय जीव, जलीय जीव हो जाएगा, गलफड़े हो जाएगा, गिल्स हो जाएगा या फिर क्लोम हो जाएगा। मेढक की हम बात करें तो मेढक क्या हो जाएगा? तो टेडपोल अवस्था में जब रहता है तो किससे लेता है? तो गलफड़े से लेता है। जब युवा अवस्था में जवानी में रहता है तो वह किससे लेता है? तो वह फेफड़े से लेता है। और जब वह निष्क्रिय होता है, माने मिट्टी के अंदर चला जाता है, तो वह किससे श्वसन करता है? तो वह त्वचा से श्वसन करता है। जब मिट्टी के अंदर चला जाता है तो किससे श्वसन करता है? तो वह त्वचा से श्वसन करता है। जैसे कि हम लोग श्वसन करते हैं तो श्वसन माने ऑक्सीजन को क्या करते हैं? जैसे कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हम लोग श्वसन के दौरान ऑक्सीजन कहाँ पहुँचाते हैं? तो रक्त के पास पहुँचाते हैं। किसके? रक्त, 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 रक्त में मिल जाता है, मिल जाता है। ऑक्सीजन किसे मिल जाता है? तो रक्त मिल जाता है। लेकिन वैसे जंतु जिसमें रक्त ही नहीं पाए जाते हैं वह कहाँ मिलते हैं? जैसे कि वैसे जंतुओं जिसमें रक्त नहीं पाए जाते हैं, जिसमें रक्त नहीं पाए जाते हैं, जिसमें रक्त नहीं पाए जाते हैं, वह जैसे कि कौन कौन सा हो जाएगा? एग्जाम्पल की हम बात करें तो रक्त नहीं पाए जाते हैं वैसे कौन कौन से जंतु हैं? जैसे कि हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया, हाइड्रा हो गया, और तिलचट्टे हो गया, तिलचट्टे हो गया, इत्यादि इत्यादि। इस समय रक्त नहीं पाए जाते हैं। तो इस समय क्या होता है? वैसे जंतु जिसमें रक्त नहीं पाए जाते हैं वैसे जंतुओं में ऑक्सीजन जो होता है कहाँ मिलता है? तो जीव द्रव्य में जाके मिल जाता है। कहाँ मिलता है? तो जीव
द्रव्य जीव द्रव्य में मिल जाता है। क्योंकि कोशिका हो गया, कोशिका में केंद्रक हो गया, और यह क्या हो गया, तो जीव द्रव हो गया। कोशिका द्रव्य इसको क्या कहते हैं, तो जीव द्रव। यहाँ का हम जाके इसमें जाके क्या होता है, तो यह मिल जाता है। इस तरह से हम लोग देख चुके हैं कि किस तरह से श्वसन होता है। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि तिलचट्टे को रक्त को क्या कहते हैं। क्वेश्चन है कि तिलचट्टे के रक्त को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि तिलचट्टे को रक्त को क्या कहते हैं। तो बताइए तिलचट्टे को रक्त को क्या कहते हैं। अगर आप नहीं मालूम है तो आपको लिख देते हैं, तिलचट्टे को रक्त को हीमोलिम्फ कहते हैं। क्या कहते हैं, तो हीमोलिम्फ। तिलचट्टे को रक्त को क्या कहते हैं, तो हीमोलिम्फ कहते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मनुष्यों में श्वसन। तो मनुष्यों में श्वसन किससे होता है, तो फेफड़ा से होता है। उसी तरह से अन्य जानवरों में, जैसे कि मेढक हो गया, जलीय जीव हो गया, फिर पैरामीशियम हो गया, फिर यूग्लिना हो गया, उसमें कैसे श्वसन होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब फिर से हम लोग आते हैं मनुष्य के श्वसन के बारे में। तो मनुष्यों के श्वसन के बारे में जानने से पहले हम आपको बताते हैं श्वासोच्छ्वास के बारे में। जैसे कि मनुष्य हम लोग श्वसन लेते हैं तो हम लोग वायुमंडल से कितना ऑक्सीजन लेते हैं, कितना नाइट्रोजन लेते हैं, कितना कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि श्वासोच्छ्वास, यह पहले भी बता चुके हैं लेकिन आपको फिर से बता देते हैं। श्वासोच्छ्वास कि हम श्वासोच्छ्वास के बात करें तो यह दो तरह से होता है। इसको दो तरह में बांटते हैं। श्वासोच्छ्वास का मतलब होता है सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना। सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है, तो सांस को अंदर लेना निश्वसन क्या कहते हैं, तो निश्वसन क्या कहते हैं, तो निश्वसन कहते हैं। और श्वसन को सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, तो निःश्वसन कहते हैं। निःश्वसन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो वायु को अंदर लेते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, तो हवा क्या कहते हैं, हवा, या फिर वायु अंदर लेना और यहाँ वायु को बाहर छोड़ना। वायु को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, तो वायु को अंदर लेना क्या कहलाता है, तो निःश्वसन कहलाता है। वायु को अंदर लेना क्या कहलाता है, तो निःश्वसन कहलाता है। और वायु को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है, तो निःश्वसन कहलाता है। थोड़ा सा देख लीजिए कि यह कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर कि निःश्वसन और निःश्वसन। तो निःश्वसन और निःश्वसन को आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा बढ़िया जिससे आप ना घबराएं कि निःश्वसन, जैसे कि आप दो बिंदु लग जाएगा, जैसे कि याद करने का ट्रिक है कि अगर दो बिंदु लग जाएगा तो समझिए कि वह बाहर निकल रहा है। क्या कर रहा है, तो बाहर निकल रहा है। तो जैसे कि श्वासोच्छ्वास में हम लोग वायुमंडल से नाइट्रोजन कितना परसेंट लेते हैं, नाइट्रोजन का संकेत क्या होता है, तो N2 होता है। और हम लोग कितना नाइट्रोजन लेते हैं, तो वायुमंडल में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन कितना है, तो 78%। हम लोग कितना लेते हैं, तो 78%। ऐसे तो हम लोग श्वसन नहीं करते हैं कि श्वसन में हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो बिल्कुल सिर्फ वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन ही लेंगे, बल्कि वायु का एक तरह से हम लोग मिश्रण लेते हैं। हम लोग कहें कि श्वसन में हम लोग क्या लेते हैं, तो वायु का मिश्रण लेते हैं। क्या लेते हैं, तो वायु का मिश्रण लेते हैं, जिसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट हो गया, तो 78% हो गया। और ऑक्सीजन कितना परसेंट हो गया, तो 21%। ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, 21% लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, उसको कितना परसेंट होता है वायुमंडल में, तो 0.03%।
मैंने जितना भी वायुमंडल में उपस्थित होता है उतना ही हम लोग लेते हैं। तो वायुमंडल में 78% होता है, 78% लेते हैं नाइट्रोजन। 21% होता है ऑक्सीजन, 21% लेते हैं ऑक्सीजन। 0.03% होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.03% लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम निःश्वसन मैंने छोड़ने की बात करें, मैंने बाहर निकालने की बात करें, तो नाइट्रोजन को तो हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता है, तो नाइट्रोजन को 78 के 78% इसको क्या करते हैं, तो बाहर निकाल देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन का हमारे शरीर में काम होता है, तो ऑक्सीजन को 21% ना निकाल कर बल्कि 17% ही निकालते हैं। तो हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि निःश्वसन और निःश्वसन में ऑक्सीजन में कितना का अंतर होता है, तो 4% का। कितना परसेंट का होता है, तो 4% का। जैसे कि 21% निःश्वसन के दौरान लिया और कितना परसेंट छोड़ रहा है, तो 17% छोड़ रहा है, यानी 4% यूज कर रहा है। और 4% यूज करके इसको किस में बदल देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में, CO2 यहाँ पर 0.03% छोड़ रहे थे, तो हम लोग यहाँ पर कितना छोड़ते हैं, तो 4% छोड़ते हैं। कितना परसेंट छोड़ते हैं, तो 4% छोड़ते हैं। तो हम लोग देखें कि निःश्वसन और निःश्वसन के दौरान हम लोग क्या क्या करते हैं। जैसे कि निःश्वसन में क्या हो जाएगा, तो वायु का अंदर लेना, और निःश्वसन में क्या हो जाएगा, वायु को बाहर छोड़ना। हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए कि मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। पहला क्वेश्चन हो गया, आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन है कि सोया हुआ मनुष्य कितना बार सांस लेता है, तो सोया हुआ मनुष्य 12 से 13 बार सांस लेता है। अगर हम बात करें कि 1 मिनट में मनुष्य कितना बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार। कितना बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार लेता है। और सोया हुआ मनुष्य कितना बार सांस लेता है, तो 12 से 13 बार लेता है। और बच्चों में श्वसन इसमें यह नहीं बताया गया है कि कितना बार लेता है, बल्कि यह अधिक, माने जो हम लोग सांस लेते हैं, जो बड़े लोग सांस लेते हैं, उससे अधिक बच्चे सांस जल्दी लेते हैं। बच्चों में श्वसन तेजी से होता है, अधिक होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं मनुष्यों में श्वसन के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे कि मनुष्य में श्वसन कहाँ से प्रवेश करता है, जैसे कि नाक से प्रवेश करता है या फिर मुंह से भी प्रवेश करता है। उसके बाद हम लैरिंक्स, फेरिंक्स या फिर ट्रैकिया, फिर कोपिका, फिर डायफ्राम, इस सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।